हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, भाग 2, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण भाग 1 पढ़ चुके हैं जो अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 69 तक था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे जो संविधान में महत्वपूर्ण भी है और कंपटीशनों में बहुत सारा पूछता भी है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग देखिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे आपकी पूरी सहायता हो सके, ठीक है। दोस्तों देखते हैं आज का टॉपिक कहां से कहां तक होगा। तो आज का अनुच्छेद 72 से लेके अनुच्छेद 174 तक, ठीक है। अनुच्छेद 72 से लेके अनुच्छेद 174 तक आज कोशिश किया जाएगा कि इसको खत्म किया जाए। और महत्वपूर्ण ये सारे अनुच्छेद जो है महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार कंपटीशनों में पूछते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और पहला महत्वपूर्ण अनुच्छेद भाग 1 का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा, जिससे और आपकी हेल्प हो सकेगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अनुच्छेद, ठीक है, 72, ठीक है। अनुच्छेद 72 क्या बोलता है तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति। दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति ही एक ऐसा पदाधिकारी होता है, या कह लीजिए कि न्यायालय द्वारा दी गए किसी को भी कोई दंड अगर मिला हो या सजा मिली हो, तो राष्ट्रपति ही एक ऐसा पदाधिकारी होता है जो उसकी सजा को माफ कर सकता है, उसके सजा में क्या करे, परिवर्तन कर सकता है, या उसकी सजा को कम कर सकता है। याद रखेंगे, न्यायालय का मतलब यहाँ पे क्या है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर किसी व्यक्ति या पर्सन को सजा दी गई हो, जो उसके बाद न्यायालय के बाद अगर वो कहीं अपील करता है, तो वो पर्सन होता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सजा में बिल्कुल परिवर्तन कर सकता है। ये संविधान में बहुत ज्यादा शक्ति उसको दी गई है राष्ट्रपति को, जिसके द्वारा वो किसी की भी सजा को माफ कर सकता है। आप लोग बहुत सारे उदाहरण पीछे देख चुके हैं या देखे होंगे कि कसाब ने अपील किया था क्षमा याचना के लिए। आतंकवादी था कसाब, अजमल कसाब, जिसकी सजा की याचना को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर उसकी सजा माफ की जा सकती कर देते तो वो पूरी तरह से उसकी सजा माफ हो जाती, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केस आपको देखने को मिलेंगे, या बहुत सारे आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति जो क्या करता है, किसी की भी सजा को परिवर्तन या उसमें लघुकरण कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 74 बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या किया जाएगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ये बहुत बार कंपटीशन में ये सवाल पूछा है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 74 के तहत किया जाता है। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा। याद रखेंगे, कभी भी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। ये भी सवाल कई बार कंपटीशन में पूछा है कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 75 जो होता है क्या बोलता है, तो मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 75 जो है वो क्या बोलता है कि मंत्रियों के बारे में उपबंध। इसी अनुच्छेद 75 में ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति का भी उल्लेख है। अनुच्छेद 75 के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। ये हमेशा याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 75 के तहत करता है। इसके बारे में इसी अनुच्छेद में उल्लेख है, प्रधानमंत्री के नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 75 में ही मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 76 को याद रखेंगे, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी।
इसको अंग्रेजी, महान्यायवादी को अंग्रेजी में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये क्या होता है, तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 76 के तहत करता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा कि महान्यायवादी क्या होता है। तो महान्यायवादी जो होता है ये विधिक सलाहकार होता है। विधिक सलाहकार होता है, यानी सरकार को कानूनन सलाह देने का कार्य कौन करता है, विधि के बारे में जानकारी देने का कार्य कौन करता है, तो ये आपका महान्यायवादी करता है। ठीक है दोस्तों, ये सरकार का विधिक सलाहकार होता है। और इसके बारे में एक चीज और भी पूछता है, कंपटीशन में एक सवाल इससे रिलेटेड और भी पूछता है कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा पदाधिकारी होता है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग लेता है। ऐसा सवाल कंपटीशन में आता है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी, यानी संसद का सदस्य न होने का मतलब राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य न हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो, लेकिन वो भाग लेता है सदन की बैठकों में, वो कौन होता है, तो वो महान्यायवादी ही होता है। या दोस्तों याद रखेंगे, संसद की किसी भी कार्रवाई में महान्यायवादी को छूट होती है कि वो कार्रवाई में भाग ले सकता है। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों कि भाग जरूर लेगा, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं है। कभी भी संसद में अगर वोटिंग होती है तो ये वोट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसका सवाल का जवाब ये होगा क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, और जितने लोग संसद के सदस्य होते हैं सिर्फ वोट करने का राइट्स उन्हीं को होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि महान्यायवादी क्या होता है, वो सरकार का विधिक सलाहकार होता है, कानून का ज्ञाता होता है, कानून के बारे में अच्छे से जानकारी उसकी होती है और वो सलाह भी देता है सरकार को, और ये संसद की बैठकों में भाग भी लेता है। अनुच्छेद 78 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 78 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य। दोस्तों अनुच्छेद 78 बोलता है कि राष्ट्रपति को जानकारी यानी इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो किसका कर्तव्य बनता है कि उसको सारी जानकारी कौन दे, तो आपका प्रधानमंत्री दे। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचनाएं कौन देता है, जैसे कैबिनेट की बैठकों में जो डिसीजन लिए जाते हैं, मंत्रिपरिषद की बैठकों में डिसीजन लिए जाते हैं, उसकी जानकारी या कहीं भी कोई भी जानकारी की अगर जरूरत होगी तो उसको कौन सूचना मतलब माध्यम का काम कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के दायित्व तो बनता है, ड्यूटीज बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को क्या करे, सूचना दे यानी जानकारी दे। आगे बढ़ते अनुच्छेद 79, यानी अनुच्छेद 79 क्या बोलता है, तो याद रखेंगे संसद का गठन। याद रखिएगा दोस्तों, संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत ही संसद की स्थापना की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 80 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 80 जो होता है, राज्यसभा का सृजन या गठन। ठीक है, राज्यसभा का सृजन या गठन अनुच्छेद 80 के तहत ही राज्यसभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 81 क्या बोलता है, लोकसभा की स्थापना या गठन। ठीक है, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। ठीक है, यानी स्थापना की जाती है। थोड़ा सा रुक के यहाँ पे हम आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, इसका एक ट्रिक भी होता है कि संसद का ट्रिक जो होता है, संसद के बारे में अनुच्छेद 79, 80 और 81 ये लगातार 3 अनुच्छेद बोलते हैं, और इसके बारे में एक ट्रिक होता है जिसको आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक जो होता है वो होता है सरला। ठीक है, सरला। सबसे पहले क्या होता है कि संसद का गठन होता है, तो 100 से होता है संसद और अनुच्छेद होता है 79। ठीक है, उसके बाद र से होता है राज्यसभा। ठीक है, इसका अनुच्छेद होता है
अनुच्छेद 80, और ला का मतलब ल से होता है यहां से लोकसभा, यहां अनुच्छेद होता है 81। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे, सरला को याद रखिएगा, 79, 80 और 81 ये तीन ऐसे अनुच्छेद कंटिन्यू में होते हैं, उसीलिए इसका ट्रिक बना है सरला। सरला संसद का गठन का एक ट्रिक होता है। एक चीज और भी इसके बारे में याद रखिएगा कि संसद के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे अनुच्छेद महत्वपूर्ण जरूर बता रहा हूं, लेकिन संसद की बात आ गई है तो थोड़ा सा बहुत और चीजें भी आप लोगों को बता देता हूं कि संसद का अगर कभी भी सवाल पूछे कि संसद के अंग कितने हैं, ठीक है, या संसद के सदन कितने हैं, तो कभी भी अगर सवाल पूछे कि संसद के सदन कितने हैं, तो दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अगर पूछे कि संसद के अभिन्न अंग कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, और एक होता है उसी का अंग के रूप में गिना जाता है राष्ट्रपति भी। क्यों इसको अंग के रूप में राष्ट्रपति को गिना जाता है? यानी याद रखेंगे इसको, संसद का अंग अगर कभी पूछे, या संसद का अंग, ऐसे याद रखेंगे इसको, थोड़ा सा बता दे रहा हूं आप लोगों को। संसद का अंग जो होता है वो आपके तीन होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, शॉर्टकट लिख रहा हूं यहाँ पे, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, ये क्यों संसद का अंग मैं बता रहा हूं आप लोगों को, तो याद रखेंगे, इससे भी सवाल पूछता है। संसद के अंग के रूप में राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया है। क्यों किया गया है? तो याद रखेंगे कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होता है, ठीक है, यानी पारित होता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर कोई विधेयक पास हुआ, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? लोकसभा में जाएगा, या लोकसभा के बाद दोनों सदनों से जब पास होके कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब उस पे साइन कर देगा, ठीक है, सिग्नेचर कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, तभी जाके वो कानून का रूप ले लेता है। इसीलिए अगर बिना इसके हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक पास होने के बावजूद भी कानून का रूप नहीं ले सकता है। इसीलिए इन दोनों की फिल करने के लिए, यानी इन दोनों की पूर्ति करने के लिए राष्ट्रपति अंग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कोई भी कानून बनाने के लिए इसकी परमिशन बहुत जरूरी होती है, इसलिए ये अंग के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति क्या होते हैं? संसद के अंग होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के सिर्फ दो सदन होते हैं, जिसको सिर्फ बोला जाता है एक राज्यसभा, एक बोला जाता है लोकसभा। याद रखेंगे, इसमें यहाँ पे एक और चीज बता दे रहा हूं आप लोगों को। राज्यसभा में वर्तमान सीटों की संख्या 245 है, और लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या 545 है। ठीक है, ये याद रखिएगा, वर्तमान हमेशा पूछता है। और एक चीज और भी याद रखिएगा, राज्यसभा में ही राष्ट्रपति क्या करता है? 12 लोगों को कला, विज्ञान, साहित्य से मनोनीत करता है, और लोकसभा में राष्ट्रपति क्या करता है? सिर्फ 2 लोगों को मनोनीत करता है, जिसको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो आई होप सो ये थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को एक्स्ट्रा दी गई है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, अनुच्छेद 85। ठीक है, अनुच्छेद 85 को देखा जाए तो संसद के सत्र का आह्वान सत्रवसान एवं विघटन। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 85 के तहत सत्र का आह्वान किया जाता है, यानी आहूत किया जाता है, बुलाया जाता है। सत्रावसान का मतलब सत्र की समाप्ति की जाती है, और विघटन का मतलब लोकसभा को भंग किया जाता है। विघटन सिर्फ एक सदन का होता है, जिसको बोला जाता है लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है। तो याद रखेंगे, विघटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होगा। यह अनुच्छेद 85 के तहत ही लोकसभा को भंग किया जाता है, यानी विघटन किया जाता है। और वो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति करता है। दोस्तों याद रखेंगे, संसद के एक सदन का नाम राज्यसभा है, जो परमानेंट अस्थायी होता है, ये कभी भंग नहीं होता है। और लोकसभा हर 5 साल के बाद, यानी 5 साल के अंतराल पर भंग होती है जनरली, और कभी कभी समय से पहले भी भंग की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। वो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, यानी विघटन करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत करता है। और एक चीज और याद रखेंगे, संसद के सत्र का
आह्वान कौन करता है और सत्रावसान की घोषणा कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति ही करता है, ये भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 108 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 108 को याद रखेंगे। संसद का संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक की जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। संयुक्त अधिवेशन का मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बुलाई जाती है और बैठक की जाती है। ठीक है, ये किस कंडीशनों में होता है? तो याद रखेंगे, जब कोई विधेयक एक सदन में पास हो और दूसरे सदन में भेजा जाए तो वहां पे क्या हो? असहमति हो जाए। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है कि ये इसके विपरीत हो जाए, यानी कोई भी सदन में पास होने के बाद दूसरे सदन में जाए, वहां पे वो सहमत न हो वहां के सदस्य। ठीक है, एक कंडीशन ये होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी विधेयक किसी भी सदन से पास हो और दूसरे सदन में भेजे जाने के 6 माह से अधिक का समय हो गया हो और वो विधेयक पारित करना जरूरी भी हो, उस कंडीशन में क्या होता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कार्य किसको दिया गया है? यानी अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? याद रखेंगे दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन बुलाना ये अलग सवाल है। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन का? तो याद रखेंगे, स्पीकर। स्पीकर इन द सेंस यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर करेगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष करेगा। हमेशा याद रखेंगे, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं, बुलाए जाने पर अगर स्पीकर की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कौन करता है? ये डीपली सवाल थोड़ा सा आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा आराम से समझिएगा इसको। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है, ये सब लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं। लेकिन ये भी सवाल कभी कभी डीपली पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर की अनुपस्थिति में कौन करता है? तो याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर के अलावा लोकसभा उपाध्यक्ष को परमिशन दी जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, उसके बाद अध्यक्ष के बाद लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा। उसके बाद अगर कभी पूछे कि अगर लोकसभा अध्यक्ष भी न रहे और लोकसभा उपाध्यक्ष भी न रहे, फिर कौन उसकी अध्यक्षता करेगा? तो याद रखेंगे, राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा, यानी राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ठीक है, उनकी अनुपस्थिति के बाद राज्यसभा का उपसभापति करेगा। ये याद रखिएगा। ये 3 सवाल ऐसे पूछता है कि अगर स्पीकर ना हो तो कौन करेगा? तो आपका उप लोकसभा अध्यक्ष करेगा, यानी उपसभापति करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और उसके अलावा अगर वो भी अनुपस्थित न हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। एक चीज यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को, कभी भी याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसके पीछे एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। वो न राज्यसभा का सदस्य होता है, न वो लोकसभा का सदस्य होता है। वो खाली उपराष्ट्रपति के पद पर होने के कारण आपका पदेन सभापति राज्यसभा का होता है। ठीक है, यानी जो राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। ऐसा संविधान में उल्लेख है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये कुछ कंडीशन थे जो आप लोगों को समझ में आएगा। अनुच्छेद 110 की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 110 जो बताता है वो धन विधेयक को बताता है। ठीक है, धन विधेयक को याद रखिएगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत पेश किया जाता है या इसका उल्लेख किया गया है। और धन विधेयक, कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये याद रखेंगे। देखिए, वित्त विधेयक, कोई भी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है, लेकिन धन विधेयक कौन होगा इसका डिसीजन कौन करता है? तो धन विधेयक का निर्धारण, यानी याद रखेंगे, निर्धारण स्पीकर करता है। कोई भी धन विधेयक है कि नहीं है
जिसका डिसीजन कौन करता है, तो स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। तो याद रखेंगे, धन विधेयक के किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है या इसके बारे में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 110 के तहत है। और इसका निर्धारण, धन विधेयक का निर्धारण या प्रमाणित कौन करता है, तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 123 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 123 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जारी करने का क्या मतलब होता है, किस कंडीशन में अध्यादेश जारी करता है, तो याद रखेंगे कि जब संसद का सत्र में न होने पर राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। यानी कम से कम संसद की 2 बैठकों में कोई भी सदन की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, यानी सत्र में जो उसकी बैठकों का टाइमिंग बना है, अगर वो सही टाइमिंग पर न हो रहे हैं, जो बने हुए शेड्यूल पर न हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है। इसका एक ही कंडीशन याद रखिएगा, संसद के सत्र में न होने पर राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 124 जो बोलता है वो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट कहां पे है आज की डेट में, भारत में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो कहां है, दिल्ली में है। ठीक है, तो याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 125 देखिएगा, न्यायाधीशों को वेतन। ठीक है, न्यायाधीशों को वेतन। अनुच्छेद 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। ये अनुच्छेद 125 जो होता है उसको बोलते हैं, कहां से ये वेतन दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से। याद रखेंगे दोस्तों, भारत की संचित निधि से क्या किया जाता है, न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। देखिए, संचित निधि की स्थापना इस अनुच्छेद के तहत नहीं की जाती है, इसी 125 अनुच्छेद के तहत ही संचित निधि से पैसा निकाल के क्या किया जाता है, वेतन दिया जाता है। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों, मैं कई बार बता चुका हूं, भारत के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको क्या किया जाता है, भारत की संचित निधि से ही पैसा दिया जाता है। और चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या आपके लोकसभा अध्यक्ष हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, महान्यायवादी हो, सबको क्या किया जाता है, भारत के भारत की संचित निधि से ही पैसा दिया जाता है। और ये निधि में से पैसा निकालने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है, अनुच्छेद 125 का प्रयोग किया जाता है और पेमेंट दिया जाता है। अनुच्छेद 139 को देखिएगा दोस्तों, उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी इसके अभिलेखों को, इसके डिसीजन को अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में प्रमाणित माना जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसके डिसीजन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रमाणित माना जाता है, यानी अभिलेख न्यायालय के रूप में भी माना, साक्ष्य के रूप में भी, प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। अनुच्छेद 143 क्या बोलता है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय
से परामर्श करने की शक्ति। याद रखेंगे दोस्तों, अगर भारत में किसी को मतलब कभी भी अगर राष्ट्रपति को किसी से सलाह की जरूरत होगी, किसी से सलाह यानी मतलब परामर्श की जरूरत होगी, तो वो परामर्श कौन देगा? तो सर्वोच्च न्यायालय देगा। ठीक है, राष्ट्रपति को कभी भी परामर्श की अगर आवश्यकता होगी तो सर्वोच्च न्यायालय से कभी भी परामर्श ले सकता है। यह अनुच्छेद 143 बोलता है कि राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 148, ठीक है, ये क्या होता है? तो दोस्तों याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? तो याद रखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 148 के तहत। इसको दूसरे शब्दों में या यूं कह लीजिए कि इसका एक और भी नाम है जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CAG। ठीक है, CAG यानी कैग। ठीक है, कैग जो होता है वो महालेखा मतलब नियंत्रक एवं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो भारत में जितने मतलब व्यय का जितना भी मतलब व्यय कहाँ कितने ऑडिट हुए हैं, इनका लेखा जोखा अगर कोई तैयार करता है तो वो CAG तैयार करता है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही तैयार करता है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति जो होता है अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 153 याद रखेंगे, अनुच्छेद 153 क्या बोलता है दोस्तों? तो राज्यों में राज्यपाल। ठीक है, राज्यों में राज्यपाल। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की मतलब प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित। ठीक है, अनुच्छेद 154 जो बोलता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 155 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 155 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और ये नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। याद रखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 156 बोलता क्या है देखेंगे, तो राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पद की अवधि कितनी होगी? अनुच्छेद 156 के तहत बोलता है। ठीक है, अनुच्छेद 156 बताता है। अनुच्छेद 159 की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल को शपथ। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल जरूर शपथ लेता है, लेकिन ये शपथ कौन दिलाता है? तो कभी भी याद रखेंगे, ये बहुत बार सवाल पूछा है और इम्पोर्टेंट सवाल भी पूछता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखेंगे कि उसी राज्य के हाई कोर्ट, एच फॉर हाई, सी फॉर कोर्ट, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे कि कभी भी याद रखिएगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उसी राज्य का जो हाई कोर्ट होगा यानी उच्च न्यायालय होगा, उसका मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राज्यपाल को
शपथ दिलाता है। वो अलग बात है कि राज्यपाल अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखेंगे कि उसका राज्यपाल जो होगा उसको शपथ दिलाएगा उसी राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 161 देखते हैं। अनुच्छेद 161 की तरफ चलते हैं। तो राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 161 के तहत भी राज्यपाल भी किसी व्यक्ति को सजा होने पर उसकी सजा में लघुकरण, याद रखिएगा, उसकी सजा में लघुकरण, उसकी सजा में परिवर्तन या उसको माफ करने का अधिकार होता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत जो क्षमा दान करता है उसमें और 161 के तहत राज्यपाल के क्षमा दान में दो बातों का सिर्फ अंतर होता है। बाकी सिमिलर सारे होते हैं, दोनों की शक्ति लगभग बराबर दिखती है, लेकिन दो चीजों में उसको बस अंतर समझिएगा कि दो चीजों में ये दोनों भिन्न होते हैं कि पावर में थोड़ा अंतर होता है। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है कि अगर किसी सैन्य न्यायालय द्वारा या सेना द्वारा किसी को दंडित किया जाता है तो राष्ट्रपति उसको भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल उसको माफ नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज ये याद रखिएगा और दूसरी चीज ये एक चीज और भी याद रखिएगा, बाकी अगर किसी को पूर्ण रूप से सजा हुई है, मतलब फांसी उसी की सजा हो गई है, मृत्यु दंड हो गया है, तो उसको सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर पाएगा। राज्यपाल उसके सजा में परिवर्तन कर सकता है लेकिन माफ करने का अधिकार नहीं होता है। तो दो कंडीशन ऐसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 163 के तहत देखेंगे। अनुच्छेद 163, ठीक है दोस्तों, देखिएगा, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन। ठीक है, राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। ठीक है, और जिसका हेड कौन होगा तो वो मुख्यमंत्री होगा, वो आप लोग जानते हैं। ठीक है, राज्य के मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है तो मुख्यमंत्री करता है। केंद्र के मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है तो प्रधानमंत्री करता है, ये आप लोग जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इसको अंग्रेजी महाधिवक्ता को अंग्रेजी में एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ये राज्य का विधिक सलाहकार होता है। ठीक है, राज्य का विधिक सलाहकार। ठीक है, राज्य का विधिक सलाहकार। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी जो होता है वो केंद्र के सरकार का यानी केंद्र का विधिक सलाहकार होता है, मतलब कानूनन सलाहकार होता है। उसी प्रकार राज्य का विधिक सलाहकार कौन होता है, वो आपका महाधिवक्ता होता है। ये भी याद रखिएगा, यही एक ऐसा पर्सन होता है यानी यही एक ऐसा पदाधिकारी होता है कि राज्य विधान मंडलों की बैठकों में उसका सदस्य न होते हुए भी ये भाग ले सकता है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी ले रहा था। तो ये याद रखेंगे, ये भी इसको भी परमिशन दी गई है कि आप कभी भी किसी भी सदन की बैठकों में जो विधान परिषद या विधानसभा की बैठकें होती हैं उसमें आप मेंबर न होते हुए भी सदस्य मतलब उस बैठक में भाग ले सकते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 168 के तहत याद रखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 168 क्या बोलता है, राज्य में विधान मंडलों का गठन। राज्य में विधान मंडलों का गठन। ठीक है, याद रखेंगे विधान मंडल क्या होता है, जैसे केंद्र में संसद होता है उसी तरह राज्य में विधान मंडल होता है। याद रखिएगा, केंद्र में विधि बनाने वाली संस्था का नाम क्या है, संसद है। विधि बनाने वाली संस्था का मतलब व्यवस्थापिका यानी, ठीक है, तो विधि बनाने वाली संस्था का नाम केंद्र में संसद है। उसी प्रकार राज्य में विधि बनाने वाली संस्था का नाम विधान मंडल है।
केंद्र में भी विधि जो बनाती है संस्था, संसद जो होते हैं उसके 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरह राज्य के विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, ये दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 169। ठीक है, विधान परिषदों का सृजन। ठीक है, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषदों का सृजन किया जाता है। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषदों का सृजन किया जाता है। देखिए, विधानमंडल जो होता है, संसद के उच्च सदन का नाम राज्यसभा है और निम्न सदन का नाम लोकसभा है। उसी प्रकार विधानमंडल के उच्च सदन का नाम विधान परिषद है। ठीक है, और इसका सृजन कैसे होगा इसके बारे में कौन बताता है? अनुच्छेद 169 बताता है। ये एक चीज याद रखिएगा, सृजन का मतलब क्या होता है? भारत में जो है सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं विद्यमान है। ठीक है, ठीक है, भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं विद्यमान है और उसका सृजन कैसे किया जा सकता है? तो याद रखेंगे, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन और लोप यानी उत्पत्ति और समाप्ति वहां की विधानसभा के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद केंद्र को भेजा जाता है और केंद्र में संसद जब उसकी स्वीकृति देता है तो उस राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। अभी ज्यादा दिनों की बात नहीं है, आप लोग देखे होंगे, अभी ममता बनर्जी जब चुनाव में हार गई थी, बंगाल के चुनाव में, मतलब सीएम जो है वो क्या थी कि कभी भी कोई भी चीफ मिनिस्टर या मतलब मुख्यमंत्री या मंत्री बने रहने के लिए 6 माह अधिकतम होता है बिना सदन का सदस्य रहे हुए, और बंगाल में विधानसभा ही खाली विद्यमान है, विधान परिषद है नहीं। तो ममता बनर्जी चूंकि हार चुकी थी तो वो बीच में एक ऐसा प्रस्ताव पारित की थी कि वहां पे विधानसभा अस्तित्व में आ जाए। तो बंगाल की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा, यानी संसद को भेजा। अभी संसद ने उस पर स्वीकृति या केंद्र ने अभी स्वीकृति नहीं दी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी राज्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अगर भेजे, ठीक है, वहां की विधानसभा अगर भेजे तो वहां पे क्या होगा? संसद द्वारा अगर स्वीकृति मिलने के बाद वो अस्तित्व में आ सकती है। अगर वहीं की विधानसभा जहां पे अगर विधान परिषद विद्यमान है और वहां की विधानसभा 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे कि हम इसकी समाप्ति चाहते हैं, तो भी वो केंद्र को भेजेगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद वहां की समाप्ति की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषदों का सृजन करने का तरीका यही है। याद रखेंगे, फिर एक बार आराम से बता देता हूं। 169 के तहत किसी भी राज्य में विधान परिषद यानी उच्च सदन का गठन कब किया जा सकता है? जब वहां की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजे और संसद की स्वीकृति मिल जाए तो वो अस्तित्व में उस राज्य में आ सकती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, वर्तमान में आज की डेट में भारत में सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के तहत आप देखेंगे कि विधान सभा की स्थापना या संरचना। ठीक है, विधानसभा की स्थापना या संरचना किस अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 171 क्या बोलता है? विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, तो विधान परिषदों की संरचना कैसी होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 171 के तहत किया गया है। और अनुच्छेद 174 की तरफ बढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 174 जो बोलता है, याद रखेंगे दोस्तों, कि विधानमंडल के छत्रवसान एवं विघटन। ठीक है, 174 के तहत विधानमंडल के सत्र का सत्रवाहन यानी सत्र को आहूत करना, छत्रवसान यानी सत्र की समाप्ति करना और उसका विघटन करना, ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो याद रखेंगे, अनुच्छेद 174 के तहत होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद समझ में आए होंगे और
बढ़िया से इसको 1-2 बार वीडियो को देखिएगा और बढ़िया से इसको समझिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी आप लोग ये भी याद रखिएगा कि कोशिश हमारी ये रहती है कि आप लोगों को ढेर सारे इंपॉर्टेंट चीजों को आप तक पहुंचाया जा सके, और उसको आप लोग हमारा उत्साहवर्धन या हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए लाइक, शेयर और आपका कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर वो बताएं, अच्छा लगा, कैसा लगा, या क्या इसमें सुधार या क्या किए जा सकते हैं, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइए। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए, और दोस्तों ये जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और बहुत सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।